गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ऑनलाइन स्टडी में मैं आज कक्षा 10th का लेसन नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है आपके जनन की प्रक्रिया। तो जनन द्वारा जीव अपनी जाति को निरंतर बनाए रहने एवं उनकी वृद्धि करने की प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। जो जनन होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके कायिक जनन, दूसरा होता है आपके अलैंगिक जनन और तीसरा होता है आपके लैंगिक जनन। तो जो भी आपके जनन की प्रक्रिया होता है, जो भी जीव होते हैं वह अपनी संख्या को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, उसी को हम जनन कहते हैं। तो सबसे पहले है आपके जनन, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपके कायिक जनन। जो आपके कायिक जनन होता है वह पौधों के बीजों के अतिरिक्त वर्धी या कायिक अंगों द्वारा प्रजनन प्रक्रिया संभव होती है। पौधों के प्रजनन की इस विधि को ही हम कायिक जनन कहते हैं। जो आपके कायिक जनन होते हैं, एक होता है आपके प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा तरह के होते हैं आपके कृत्रिम कायिक जनन। जो आपके प्राकृतिक कायिक जनन होते हैं वह आपके जैसे जड़ है, तना है और पत्तियों के द्वारा उसी के जैसे आप गन्ना की रुपाई करते हैं उसके तना वाला बात, या आप गुलाब के पौधे लगाते हैं तो आपको उसके तने वाले भाग को ही दबा देते हैं, जिसके द्वारा हमें कायिक प्रजनन द्वारा हमें नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद होता है आपके प्राकृतिक के बाद आपके कृत्रिम। तो कुछ हम ऐसे पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे आपको कलम दबाना है, दाब लगाना है, रोपण विधि है। तो ये सब प्रक्रिया, जैसे कलम लगाना, तो जैसे गुलाब का पौधा या अन्य जो भी पौधे हैं उसके तने वाले भाग को हम काट देते हैं और काटने के उपरांत क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते हैं तिरछे रूप में, जिससे कलम से हमारा नया पौधा लग जाता है। दाब लगाने में यह होता है कि जैसे मान लें कि कोई नींबू है, उसके डंठल वाले भाग को ही हम दबा दीजिए, या आम का पौधा है उसको डंठल वाले भाग को हम जमीन में दबा दिए और उसको काट देते हैं, उससे भी हमारा नया पौधा का जन्म होता है। या जो भी उसके तना वाला भाग है उसको हम रोपण कर दीजिए, जैसे गन्ना ले लीजिए तो उसको रोपण कर देंगे तो उससे भी हमारा नए पौधे का जन्म होता है। दूसरा होता है आपके अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका या इससे बनी हुई कोई विशेष संरचना नए जीव का निर्माण कर जाती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है जो नए जीव की उपस्थित करता है या जन्म देता है। इससे पहला है आपके विखंडन द्वारा, दूसरा आपके खंडन द्वारा, तीसरा आपके मुकुलन द्वारा, चौथा होता है आपके पुनरुद्भवन द्वारा। खंडन द्वारा ये भी है, जैसे कोई ऐसे जीव है तो उसको क्या करता है, उसके बॉडी को 2 भाग में टूट जाए, उसी से टूटे हुए भाग से क्या हो, नए पौधे का जन्म हो, तो वह खंडन के द्वारा आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन पूरा होता है। उसके बाद होता है आपके खंडन, जैसे आपके स्पाइरोगाइडा है, स्पाइरोगाइडा का जो पौधा होता है वह
आपके फीते की तरह का होता है, तो फीते की तरह की संरचना होता है, तो इसमें खंडन द्वारा उसके शरीर ही टूट जाते हैं, उसमें सड़न होता है और उसके बीच वाले भाग से या कहीं से भी उसके बॉडी वाला भाग तो टूट जाते हैं, और टूटने के कारण वह जितने भागों में वह टूटेगा उससे नए, यदि जीव की नए स्पाइरोगाइडा का जन्म हो रहा है तो वह आपके खंडन द्वारा या फ्रेगमेंटेशन द्वारा ये आपके कायिक जन्म पूरा होता है। उसके बाद होता है आपके मुकुलन द्वारा। मुकुलन उसको कहते हैं कि किसी भी बॉडी में कुछ आउटग्रोथ हो जाए, कुछ अतिवृद्धि हो जाए, तो अतिवृद्धि होने से वह जो अतिवृद्धि वाला भाग है वह टूट जाए, और टूटने से उससे यदि नए जीव की उत्पत्ति हो रही है तो वह आपके मुकुलन द्वारा आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वह पूरा होता है। जैसे आपके ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में क्या होता है, उसमें आउटग्रोथ हो जाता है, कुछ अतिवृद्धि हो जाती है और वो टूट जाती है, टूटने के कारण उसी से नए जीव की उत्पत्ति होती है। उसके बाद होते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। ये आपके हाइड्रा प्लेनेरिया में ऐसे प्रक्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पर आप प्लेनेरिया का ही फिगर बनाएंगे तो ये इसके भाग टूट जाते हैं। इसमें दिखाया गया है 3 भागों में टूटा हुआ है, और टूटे हुए भाग से क्या होता है, वह नए जीव की उसके नए प्लेनेरिया का उत्पत्ति होती है। उसी को हम रीजनरेशन का मतलब यह होता है कि वह टूटा हुआ भाग पुनः उसमें वृद्धि करके वह नए भाग का निर्माण, वैसे ही नए भाग का यह निर्माण कर रहा है वह आपके पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे आपके छिपकली में भी देखते हैं कि उसकी जो पूंछ वाली भाग होती है, पूंछ वाले भाग में रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो वह टूटा हुआ जो आपका पूंछ होता है, वह पूंछ जब टूट जाता है तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि छिपकली में पुनः नए पूंछ आ जाते हैं, वही आपके रीजनरेशन होता है। उसके बाद होता है आपके लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। ये जो युग्मक होते हैं वह 2 तरह के होते हैं, एक आपका मर्द नर होता है, दूसरा आपका मादा मेल गैमिट, और दूसरा आपके फीमेल गैमिट। जो आपके मेल गैमिट और फीमेल गैमिट ये इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वह न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करने के बाद क्या करते हैं, वह जाइगोट का निर्माण करते हैं। जैसे मान लिया कि ये 2 गैमिट है, दोनों गैमिट ये आपस में फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करने के बाद ये आपके जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट के निर्माण होने के बाद इसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद उस विभाजित सेल से वह यदि नए पौधे का जन्म हो रहा है तो वह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ये आपके नए पौधे का निर्माण होता है या लैंगिक जनन पूरा होता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके विषय में हम बताएंगे कि पुष्पीय पौधे में नर और मादा बाग, नर बाग को पुमंग और मादा बाग को जायांग कहते हैं। जो पुष्प होता है उसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है आपके बाह्य दल पुंज जिसको कैलिक्स कहते हैं, दूसरा आपके दल पुंज जिसको करोला कहते हैं, तीसरा आपके पुमंग जिसको एंड्रोसियम कहते हैं, चौथा आपके जायांग जिसको आप गाइनोसियम कहते हैं। तो आइए हम पुष्प के माध्यम से ही इसको समझा सकते हैं। तो जो पुष्प होता है, पुष्प में के 4 भाग होते हैं। इसमें सबसे नीचे की तरफ ये आपके डंठल दिखाया गया है, ये वाला भाग आपके थैलमस होता है। ये आपके गुड़हल का पुष्प होता है, तो इसमें आपके इपिकैलिक्स होता है। ये सबसे नीचे वाला भाग होता है, ये वाला भाग इसके प्रमुख लक्षण है। ये आपके कैलिक्स वाला भाग होता है, ये पूरा हरा वाला भाग जिसको बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। ये है आपके कैलिक्स वाला भाग।
उसके बाद ये आपके करोला वाला भाग है, ये पूरे को करोला कहते हैं, एक को आप पेटल्स कहते हैं या दल कहते हैं। ये वाला पंखुड़ियां हैं इसके, ये उसके बाद ये कुछ चौड़ा भाग दिखाई दिया है इसमें। देखिए ये आपके एंडोसियम वाला भाग है जिसको आप स्टोमेन्स कहते हैं। ये पूरी आपके दिखाया गया इसमें, जिसमें ये देखिए आपके एंडोसियम वाला पार्ट है। यहां पर देखिए आपके एंथर लगा है, ये वाला भाग। यहां पर आपके फिलामेंट, ये पतला पतला भाग आपको दिखाया गया है। यहां पर जहां पर जुड़ा हुआ है वह आपके कनेक्टिव है। उसके बाद होता है ये गाइनोसियम वाला पार्ट जिसको जायान कहते हैं। गाइनोसियम पार्ट में देखिए ये थैलमस है, यहां पर कुछ मोटा भाग है, यहां पर दिखाया गया ये है जिसको ओवरी कहते हैं। ये वाला भाग आपके स्टाइल होता है ये, और सबसे ऊपर वाला भाग आपके स्टिग्मा होता है। तो ये उसका फीमेल पार्ट है। उसके बाद जो पुष्प होता है, पुष्प में एक लिंगी और द्विलिंगी। जो आपके पुष्प है, पुष्प में ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा भाग यदि अलग अलग हो, माने एक पौधे में आपका नर भाग हो, दूसरे पौधे में आपका मादा भाग हो, तो वह आपके एक लिंगी पुष्प होता है। जैसे आपके कद्दू में होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी जिसको कहते हैं, जिसमें एक ही पुष्प में नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। तो वह आपके जैसे सरसों देखिए, गुड़हल के पुष्प देखिए, तो इसमें पाया जाता है। उसके बाद होता है आपके परागण की प्रक्रिया। पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की प्रक्रिया आपके परागण कहते हैं। जो परागण की प्रक्रिया होता है वो आपके स्वपरागण होता है और आपके परपरागण। यदि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अर्ध पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है। जैसे गुलमेहंदी है, मूंगफली है, खटी बूटी है इत्यादि में यहाँ पर आपके स्वपरागण की प्रक्रिया वहां पर पाई जाती है। दूसरा होता है आपके परपरागण। यदि एक ही पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे में लगे पुष्प के वर्तिकाग्र के पहुंचने की प्रक्रिया आपके परपरागण कहलाता है। तो जैसे आम है, बबूल है, तो यहाँ पर आपके परपरागण की प्रक्रिया पाया जाता है। यहाँ देख लीजिए पुष्प का ये कटा हुआ भाग है, यहाँ पर मादा भाग है और यहाँ पर आपके पुष्प के नर भाग है। ये बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। बीजांड की संरचना, ओव्यूल का स्ट्रक्चर के विषय में, क्योंकि ये जो ओव्यूल्स होता है वह आपके फीमेल, जो आपके गाइनोसियम वाला पार्ट होता है, गाइनोसियम वाले पार्ट में ही ये आपकी संरचना होती है। इसमें बीजांड का अनुबंध जो काट है उसको हम दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके बीजांड वृत्त जिसको फ्यूनिकल्स कहते हैं, ऊपर की तरफ निभाग जिसको चलेजा कहते हैं,
और यहाँ पर आपके बीजांड भाग जिसको आप माइक्रोपाइल कहते हैं, यानी बीजांड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बीजांड वृत्त, चले जा और बीजांड द्वार। तो अलग अलग फैमिलियों में जो आपकी आवृतबीजी पौधे होते हैं, जो पुष्पीय पौधे होते हैं, तो वहां पर ये अलग अलग फैमिलियों में आपके अलग अलग तरह के ये आपके बीजांड पाए जाते हैं। तो जब उसमें फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर ये ऊपर की तरफ आपके 3 प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडर सेल्स होती हैं, नीचे की तरफ 2 आपके सिनर्जी सेल्स होती हैं और एक आपके अंड कोशिका होती है। और यहां पर आपके 2 द्वितीयक कोशिकाएं जिसको आप पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये आपके पोलर न्यूक्लियाई जो आपके एंटीपोडर सेल्स होते हैं और जो आपके सिनर्जिस सेल्स होते हैं उसमें से एक एक आपके केंद्र वाला भाग में चले जाते हैं और ये फ्यूजन नहीं करते हैं और ये द्वितीयक कोशिका का निर्माण करते हैं। ये उसकी संरचना है। जो आपके फ्यूनिक्स होता है कुछ पतला भाग होता है, ऊपर की तरफ कुछ चौड़ा भाग जिसको निभाग कहते हैं। ये जो आपके बीजांड डाल होता है ये आपके कुछ मुख होता है, कुछ खुला स्थान होता है जिसको आप बीजांड या आपके माइक्रोपाइल कहते हैं। उसके बाद होता है आपके निषेचन की प्रक्रिया। जो निषेचन की प्रक्रिया होता है, जो आपके फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर आपके एग है, आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वहां पर आपके जो मेल गैमेटोफाइट का जब निर्माण होता है, जो आपके एंडोसियम वाला पार्ट होता है, एंडोसियम वाले पार्ट से जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वह बाहर की तरफ निकलते हैं। तो वहां पर ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए वह एक ट्यूब के द्वारा जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है, स्टिग्मा वाले पार्ट पर वह पहुंच जाते हैं और पहुंचने के उपरांत क्या करते हैं, वहां एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं जिसको आप पालन ट्यूब कहते हैं। जैसे वो पालन ट्यूब आपके धीरे धीरे जो आपके ओवरी वाला या जो ओव्यूल वाला पार्ट है, जो बीजांड वाला पार्ट है, वहां तक माइक्रोपाइल की सहायता से वहां तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के उपरांत आपके जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के उपरांत ये फल का और बीज का निर्माण भी कर जाते हैं। ये प्रक्रिया अब वह आपके बीजांड में ही पूरा होता है। उसके बाद होता है आपके डीनिषेचन। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपके आवृत्ति जो पुष्पीय पौधे होते हैं वहीं पर आपके निषेचन की प्रक्रिया होता है। जो आपके निषेचन की प्रक्रिया होता है वह 2 बार निषेचन होता है। अभी तक जो भी निषेचन की प्रक्रिया आपके एनिमल या प्लांट में पड़े थे तो वहां पर केवल 1 बार ही निषेचन की प्रक्रिया होती थी, लेकिन यहाँ पर 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके विषय में नवासी 1898 में लीलियम नामक पौधे में ये सर्वप्रथम ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया उन्होंने देखा था। यहाँ पर आपके ओव्यूल्स वाला पार्ट है और ओव्यूल्स वाला पार्ट में ये जर्म ट्यूब जो स्टिग्मा से वर्टिकाट से जब ये यहां पर आप बना सकते हैं ऐसे, ये जैसे ही यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो यहाँ पर ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर जाते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियाई तो बहुत से आते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए केवल एक ही न्यूक्लियाई आता है अंदर की तरफ, और जैसे ये अंदर की तरफ आता है ये डिवाइड हो जाता है और ये 2 न्यूक्लियस में टूट जाता है और 2 न्यूक्लियस में टूटने के उपरांत ये अंदर की तरफ माइक्रोपाइल की सहायता से पहुंचता है।
यहाँ देखिए दो न्यूक्लियाई है, ये अंदर की तरफ पहुंचते हैं। ये दोनों मेन न्यूक्लियाई ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहुंचने के उपरांत क्या करते हैं, एक कोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन करता है और फ्यूजन करने के उपरांत ये तृतीय केंद्रक का निर्माण करता है और तृतीय केंद्रक बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यहाँ पर जो एक सेल्स होते हैं, एक सेल से एक मेल न्यूक्लियाई यहाँ पर फ्यूजन करता है और फ्यूजन करने के उपरांत आप ये क्या करते हैं, वह मेल न्यूक्लियाई धीरे धीरे वह जाइगोट का निर्माण कर जाता है। ये जो आपके एंटीपोडर सेल्स होते हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, वह कुछ समय तक रहती हैं। जैसे ये वह जाइगोट का निर्माण हो जाता है, तो जाइगोट के निर्माण होने के बाद ये क्या करते हैं, जो भ्रूणपोष होते हैं वह भ्रूणपोष क्या करते हैं कि इसको पोषण करने में वह सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के निषेचन की प्रक्रिया आपके निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। थैंक यू। जो जंतु होते हैं उसमें लैंगिक जनन के विषय में भी हम बताना चाहते हैं पहले कि जो जंतु होते हैं उसमें लैंगिक जनन में भी आपका नर और मादा अंग होते हैं और उसी से वह आपस में मिलने के बाद ही वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है। वैसे ही जो मनुष्य होता है, मनुष्यों में भी लैंगिक जनन होते हैं, क्योंकि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चर्चा करेंगे आपके नर जनन तंत्र। तो जो नर जनन तंत्र और दूसरा आपके मादा जनन तंत्र, जिसमें केवल हम दिखाए हुए हैं आपके इस पर और ओयम के विषय में। तो मनुष्य में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष की आयु में तथा नर में 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में क्रियाशील हो जाते हैं। जनन अंग भी कुछ हार्मोन के सेक्रीशन के कारण ही शरीर में परिवर्तन आता है। नर जनन अंग में एक जोड़ी अंडाकार ग्रंथियां होती है, जिन्हें विसरण कहते हैं। ये विसरण थैलीनुमा विसरण कोश में स्थित होता है, जो शरीर के बाहर गुदा के आगे तथा ऊपर होते हैं। विसरण में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु बनते हैं। वैसे ही जो आपके मादा जनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग में अंडाशय, अंडवाहिनी, योनि के भाग होते हैं। उदरी गुहिका में एक जोड़ी अंडाशय होती है। अंडाशय के पास अंडवाहिनी एक कीप की तरफ शुरू होती है। यह एक पतली डिंबवाहिनी नलिका तक जुड़ी होती है। दोनों ओर की डिंबवाहिनियां नलिका जुड़कर एक बड़ा कोष्ठ बनाती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय में एक कोष्ठ खुलती है, जिसे योनि कहते हैं। योनि बाहर की ओर एक छिद्र में खुलती है। यहाँ पर जो मादा जनन अंग होते हैं, वहां से आपके अंडाशय का निर्माण होता है। जो आपके शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु में जैसे शीर्ष वाला भाग में एक्रोसोम, क्रोमोसोम्स, और जो मध्य वाले भाग में आपके साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपके पूंछ वाला भाग होता है। वैसे ही जो मादा जनन अंग तंत्र होते हैं, उसमें आपके ओयम का निर्माण होता है, जिसका आकार आपके गोल आकृति की होती है, जिसको आप केंद्रक कहते हैं, जिसमें अंदर आपके केंद्रक होते हैं। जो आपके निषेचन की प्रक्रिया होती है, वह निषेचन की प्रक्रिया में जो मानव के नर व मादा के शरीर में
संयोजन करते हैं। इसके आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के समय केवल एक शुक्राणु अंड में प्रवेश करता है, शेष जो शुक्राणु होते हैं वह आपके नष्ट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करने के बाद वह आपके जाइगोट का निर्माण होते हैं। जाइगोट के निर्माण होने के उपरांत क्या होता है, उसमें विभाजन होता है और विभाजन होने के उपरांत आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और बाद में वहीं से आपके क्या होता है, जो भी न्यूक्लियाई के फ्यूजन होने के उपरांत जो जाइगोट बनता है और जो विभाजन होता है, विभाजन होने के बाद ही वहीं से आपके मेल या फीमेल्स जो भी आपके न्यूक्लियस से बने हुए हैं, यानी बच्चे का निर्माण वहीं से आपके एम्ब्रियो से होता है और बाद में उसका डेवलपमेंट होते होते आपके बच्चे पैदा होते हैं। तो ये है आपके मनुष्य में आपके लैंगिक जन्म की प्रक्रिया। मानव जनसंख्या के विषय में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। मानव की जनसंख्या की वृद्धि की दर बहुत अधिक है। सन 1901 में भारत की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ थी। सन 1921 में यह 25 करोड़ 12 लाख हो गई। 1941 में 31.85 करोड़ हो गई और 2011 में ये जनसंख्या वृद्धि होकर 1 अरब 21 करोड़ की आसपास हो गई। यह जनसंख्या की वृद्धि एक सबसे बड़ी, किसी भी देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण बेरोजगारी की हो या शिक्षा का हो या आपके अन्न का हो, ये सभी समस्या या आवास की हो, ये पूरी समस्या आ जाती है। तो ये समस्या के देखते हुए हम टॉपिक के माध्यम से भी इसको बताएंगे। जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज का दुष्प्रभाव। तो सबसे पहली समस्या है खाद्य समस्या, क्योंकि जनसंख्या की ज्यादा होने के कारण भोजन की समस्या हो जाती है। वैसे ही आपके शिक्षा व्यवस्था की समस्या है। आपके इतने स्कूल नहीं है जिसके कारण हम शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से दें। वैसे ही आपके रोजगार की समस्या है, इतनी हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जिससे हम रोजगार दें, जिससे बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो। वैसे ही हमारा यातायात और परिवहन की भी समस्या ये जनसंख्या वृद्धि से बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने का व्यवहारिक हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम कैसे जनसंख्या वृद्धि को रोकें। तो उसके सबसे पहला ये उपाय है कि बच्चों के जन्म के बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी ये समस्या है कि विवाह की आयु में वृद्धि हो, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि न हो सके। वैसे ही हमको जो भी समाज है वह सभी समाज को सीमित परिवार रखना होगा, शिक्षा के प्रबंध देना होगा। शिक्षित ज्यादा लोग रहेंगे तो जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। वैसे ही हमें परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को भी बढ़ावा देंगे, जिससे लोग वह शिक्षित हो सकें और जनसंख्या वृद्धि को रोक सकें। उसके बाद है आपके परिवार नियोजन की विधियां। कैसे हम जनसंख्या वृद्धि को रोकेंगे? तो सबसे पहले है निरोध की व्यवस्था हो, दूसरा हो लूप अथवा कॉपर टीप का इस्तेमाल हो। वैसे ही है गर्भ निरोधक औषधियों का प्रयोग किया जाए। वैसे ही आपके नसबंदी का बढ़ावा दिया जाए या आपके गर्भ निरोधक सुइयों का प्रयोग किया जाए।
जिसके कारण हमारी जनसंख्या की वृद्धि को हम रोक सकें। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू।